देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदस्य के सामने हो दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर राहुल गांधी की ओर से क्या कुछ बोला गया बताएंगे डिटेल में पूरी जानकारी इसी के साथ में बताएंगे कैसे एनडीए गठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर अब खींचतान शुरू हो चुकी है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक सीट को लेकर रात भर तक हुआ जोरदार तरीके का बवाल बताएंगे कहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है दोस्तों और चुनाव के नतीजे घोषित होने को लेकर भी बवाल हुआ है। इसी के साथ में 8 अलग अलग राज्यों के उपचुनाव के नतीजे सामने आए जहां पर कांग्रेस पार्टी ने कई सारे हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव जीता है दोस्तों। इसी के साथ में असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले बिहार चुनाव को लेकर डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और इसी के साथ में बताएंगे कैसे जीते हुए उम्मीदवारों को पत्र तक देने से रोका गया दोस्तों, जिसके बाद हुए जोरदार बवाल के बाद आखिरकार जैसे जैसे पत्र हासिल किया गया जीत के पत्र को रोके जाने के भी बड़े मामले सामने आ रहे हैं। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार चुनाव नहीं जमकर हेरा फेरी हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पहली प्रतिक्रिया राहुल गांधी के द्वारा आई है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएगा। कुल मिलाकर यह सवाल इसलिए बड़ा है दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी जो शब्द यूज कर रहे हैं उससे साफ तौर पर पता चलता है कि विपक्ष के द्वारा 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने के बाद एसआईआर करके पूरा मतदाता सूची के रूपरेखा को तब्दील कर देना भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा की गई एक बड़ी धांधली के तौर पर देखा गया है। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि बिहार का यह चुनाव परिणाम वाकई चौंकाने वाला है, हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था, तो इससे पता चल रहा है दोस्तों कि एसआईआर की प्रक्रिया ही शुरू से विपक्ष के मन में एक शक उत्पन्न कर रहा था दोस्तों और बिल्कुल वैसा ही हुआ। एसआईआर करवाया ही इसीलिए गया था। अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर का असली काम था एक बड़ी साजिश के तहत इंडिया गठबंधन को हराने का और बिल्कुल वैसा ही हुआ है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष के लोगों को सब कुछ छोड़कर देशव्यापी आंदोलन शुरू करना चाहिए ताकि पूरे देश भर के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए और साथ ही साथ एसआईआर जैसी किसी भी प्रक्रिया को बिना विपक्षी मंजूरी के लागू ना की जाए तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसके तरह अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन विपक्ष ने कई सारे राज्यों के अंदर बंपर जीत हासिल की है दोस्तों। जो खबर है उसके अनुसार देश के 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 8 विधानसभा सीटों को लेकर हुए उपचुनाव के भी नतीजे सामने आए। जम्मू कश्मीर के बड़गाम और नगरोटा के साथ साथ राजस्थान के अंता, झारखंड के घाटशिला और तेलंगाना के जुबली हिल्स और पंजाब के तरनतारन और मिजोरम के डंपा और उड़ीसा के नौपाड़ा विधानसभा सीट को लेकर नतीजे घोषित किए गए दोस्तों। राजस्थान के अंदर अंता विधानसभा सीट में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर खिसक गया दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद जैन ने 15,000 वोटों के अंतर से भारी जीत हासिल की। निर्वाचन आयोग के अनुसार शुक्रवार को हुए मतों की गिनती में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें कुल 53,959 वोट मिले दोस्तों, जबकि भाया को 69,571 और तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को तकरीबन 53,000 के आसपास वोट मिला दोस्तों। इस जीत के साथ ही राज्य विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। राज्य में 200 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के पास 118 सीटें हैं। इसके अलावा भारत ट्राइबल पार्टी के पास 4, बीएसपी के पास 2 और राष्ट्रीय लोक दल के पास 1 सीट है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के मंत्री रहे भाया 2023 के विधानसभा चुनाव में अंता सीट पर बीजेपी के कंवरलाल मीणा से 5,861 वोटों से हार गए थे। बाद में बीजेपी के विधायक मीणा को एक आपराधिक मामले में दोषी पाया गया और अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो यह सीट खाली हो गई। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपना बदला निकाला और अपने नेता को जितवाया दोस्तों। इसके बाद तेलंगाना के जुबली हिल्स के अंदर भी जोरदार तरीका का खेला हुआ। दरअसल हुआ ये कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बी नवीन यादव ने शुक्रवार को जुबली हिल्स के विधानसभा चुनाव में उपचुनाव के अंदर निकटतम प्रतिद्वंदी बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार मंगती सुनीता को 24,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया दोस्तों। यादव को 98,988 वोट मिले, जबकि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के उम्मीदवार को 74,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार एल दीपक रेड्डी की जमानत जब्त हो गई और कुल मिलाकर 17,000 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता को मिल पाया। इस साल जून में बीआरएस पार्टी के विधायक मंगती गोपीनाथन के
निधन के बाद यहाँ पर वोट कराए जा रहे थे और ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं था दोस्तों, और पार्टी ने यहाँ पर ये बड़ी जीत हासिल की है। जुबली हिल्स जीतने के लिए पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिखाई दी और जुबली हिल्स के जीतने का मतलब ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना प्रभाव बढ़ा रही है। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में ये बड़ी जीत हासिल की गई है और भारतीय जनता पार्टी जो तेलंगाना के अंदर एक उभरती हुई पार्टी अपने आप को बता रही थी दोस्तों, उसको नंबर 3 पर बल्कि उसकी जमानत जब्त करवाकर भेज दिया गया है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव को भी पूरी तरीके से निस्तेनाबूद किया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के तरन तारण के अंदर भी जोरदार तरीके का खेला हुआ दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि पंजाब के अंदर तरन तारण विधानसभा सीट पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है। पार्टी उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा को 12,091 वोटों से शिकस्त दे दी। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार 16 दौर की मतगणना पूरा होने के बाद हरमीत सिंह संधू को 42,000 वोट मिले, जबकि रंधावा को 30,558 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे मनदीप सिंह को 19,620 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार करणबीर सिंह बुर्ज 15,000 वोटों के साथ में नंबर 4 पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के हरजीत सिंह संधू 6,000 वोट के साथ 5वें नंबर पर रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर तीसरे नंबर पर रही। ये पार्टी के लिए चिंता का विषय है दोस्तों। कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि यहां पर पार्टी एक मजबूत उम्मीदवार के साथ अगली बार चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी स्थिति है कि वो सरकार में आए। ऐसे में आम आदमी पार्टी को चुनौती देने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस को हर सीट पर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के आगे उतरकर मैदान में लड़ना पड़ेगा दोस्तों। वैसे ही पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर सीटों पर 5वें नंबर की लड़ाई लड़ रही होती है, लेकिन कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो नंबर 2 की या नंबर 1 की लड़ाई लड़े। ऐसे में दोस्तों इस सीट पर नंबर 4 पर चले गए हैं, जो काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। देखते हैं इस पर पार्टी की ओर से क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं और स्थिति को तब्दील करने के लिए, बदलने के लिए क्या निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनको इन सारे उपचुनाव के बाद अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा और उम्मीद है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर कर पाएगी दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है दोस्तों। और 30 वर्षीय उम्मीदवार देवयानी राणा ने अपने दिवंगत पिता और पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 24,647 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। देवयानी राणा 42,350 वोटों को हासिल करते हुए निकटतम प्रतिद्वंदी जम्मू कश्मीर एनसी यानी उमर अब्दुल्ला की पार्टी के उम्मीदवार हर्षदेव सिंह को हराते हुए नजर आए, जिन्हें 17,000 के आसपास वोट मिला था दोस्तों। नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम को 10,000 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहने का मौका मिला, यानी दूसरे नंबर पर पैंथर्स पार्टी के थे, यानी जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टी, और तीसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे। देवयानी राणा पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है, जिनके निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर देवेंद्र राणा ने चुनाव जीता था। जो दोस्तों जम्मू कश्मीर के बड़गांव विधानसभा सीट की बात करें तो उपचुनाव में 17 राउंड की मतगणना की गई, जिसके बाद पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी 4,479 वोटों के अंतर से यहाँ पर जीत गए। एनसी के कैंडिडेट को उन्होंने शिकस्त दिया। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर नंबर 6 पर पहुंच गया और कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, क्योंकि एनसी और पीडीपी के बीच में मुकाबला था। और कश्मीर में जब भी चुनाव होते हैं कांग्रेस पार्टी अमूमन चुनाव नहीं लड़ती, ताकि वोट डिवाइड ना हो और अपने सहयोगी साथियों को फायदा मिले। ऐसे में दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, एक पीडीपी को गया है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उड़ीसा से बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। यहाँ पर नौपाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान के आंकड़े जारी किए गए दोस्तों। मतगणना किया गया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जय ढोलकिया को 62,000 के अंतर से एक बड़ी जीत मिली दोस्तों। निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी और आयोग के अनुसार 26 में से 19 दौर की गणना के बाद ढोलकिया 92,000 वोट हासिल कर पाए। कांग्रेस पार्टी ने घासीराम मांझी को 30,634 मतों के साथ दूसरे नंबर पर और बीजू जनता दल का उम्मीदवार 29,000 वोट के साथ में तीसरे नंबर पर रहा। यानी कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उड़ीसा के अंदर उभर रही है। फिर भी जीत का अंतर इतना बड़ा था दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी से लेकर और ज्यादा विचार करेगी कि आखिर जीत को कैसे नजदीक किया जाए और कैसे प्रयास किया जाए कि जीत इस प्रकार की हो कि बीच का अंतर काफी ज्यादा होना चाहिए और अगर कहीं पर हार रहे हैं तो अंतर इतना ज्यादा ना हो कि वहां पर उम्मीद ही टूट जाए। ये जो नौपाड़ा के विधानसभा सीट के चुनाव हुए दोस्तों, यहाँ पर 62,000 के आसपास का अंतर है, जो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में पार्टी को इन सीटों को लेकर भी नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव खबर यह है कि उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पार्टी की तरह अब उभर रही है।
है दोस्तों, और लोगों ने इस बात को पसंद करना शुरू कर दिया है। बीजू जनता दल को एकदम साइडलाइन कर दिया गया है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि बीजू जनता दल का दिन अब पूरा हो चुका है। उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में अगले सारे चुनाव होंगे और लोग समझ चुके हैं कि भाजपा की विचारधारा को हराने का काम केवल एक पार्टी कर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वैचारिक तौर पर बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी ही चुनौती पेश करेगी, वरना तो बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लगभग सेम दिखाई देती है। तो कोई खास उम्मीद बीजेपी वालों के खिलाफ बीजू जनता दल से नहीं किया जा सकता, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ग्राफ यहाँ पर तेजी से बढ़ा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? नौपाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोस्तों प्रयास तो काफी किए थे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, लेकिन 50% वोट भी हासिल नहीं कर पाई। इसका मतलब संघर्ष और ज्यादा लगातार निरंतर जारी रखना पड़ेगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन ने बीजेपी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बाबूलाल सोरेन से 20,000 से अधिक मतों से जीत हासिल कर ली। दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार की जीत अब तय मानी जा रही है। रुझान में बढ़त इतनी ज्यादा हो गई दोस्तों कि घाटशिला में जेएमएम के प्रत्याशी जीत गए हैं। सोमेश सोरेन की मां ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के उम्मीदवार राजू दास मुर्मू को 7800 वोट मिला, जबकि सोमेश जेएमएम के विधायक रामदास सोरेन के पुत्र हैं, जिनके 15 अगस्त को निधन के बाद उपचुनाव कराया गया। दोस्तों सिंपैथी का वोट भी उनको मिला। रामदास सोरेन 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को 22,000 के अंतर से हरा देते हैं। सोमेश चंद्र सोरेन पहली बार किसी चुनाव में उतरे। यह उपचुनाव सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच में प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया था। यह उपचुनाव सत्तारूढ़ जेएमएम और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया। हालांकि चुनाव परिणाम में हेमंत सोरेन सरकार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। दोस्तों 81 सदस्यीय विधान परिषद के अंदर विधानसभा के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के पास वर्तमान में 55 विधायक है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पास 24 विधायक है। तो कुछ खास सेहत पर असर तो पड़ेगा नहीं इस चुनाव का, लेकिन क्योंकि यह चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका था और चंपई सोरेन को मैदान में उतारकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने बीजेपी विकल्प तलाश रही थी, लेकिन चंपई सोरेन का बेटा यहां पर दूर दूर तक लड़ाई में दिखाई नहीं दिया। दोस्तों एक तरफा जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार ने जीतकर बता दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी समाज के लोगों की एकमात्र पार्टी है। बीजेपी चाहे आदिवासी समाज के किसी भी बड़े नेता को अपने साथ में रख ले, अंततोगत्वा आदिवासी समाज के लोग अपना केवल एक ही नेता समझते हैं और वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में केवल कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को परेशान नहीं किया जा रहा दोस्तों, बल्कि विपक्ष की सारी पार्टियों को परेशान किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर कैमूर के रामगढ़ सीट जीतने के बाद भी वहां पर प्रशासन हराने के लिए आमादा हो गया। बीएसपी की नेत्री बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक बयान जारी किया गया। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने ऑफिशियल बयान जारी करते हुए कहा कि कैमूर के रामगढ़ सीट पर प्रशासन के लोग ये सीट बीएसपी को हराने के लिए पीछे पड़ गए हैं। जीतने के बावजूद दोबारा से वोट काटे, फिर 38 वोटों से जिताया गया, लेकिन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं दिया जा रहा। पिछली बार भी रिकॉर्डिंग में 161 वोटों से हराया गया था, फिर वही करने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। संज्ञान ले इस तरीके के धांधली के बारे में चुनाव आयोग से धांधली के आरोप लगा रही है बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी को भी परेशान करने का खेल चल रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आई है। दोस्तों अखिलेश कहते हैं कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पंजाब, तमिलनाडु, यूपी, बाकी जगह पर भी अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए पहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। यानी बिहार का चुनाव पीडीए गठबंधन यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की हित की बात करने वाले पार्टियों के लिए एक मैसेज है दोस्तों कि वे सभी लोग एसआईआर का प्रचंड तरीके से विरोध करें। अगर थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे और एसआईआर लागू करने दिया जाएगा तो फिर एसआईआर एक ऐसा गेम है जिसके अंतर्गत बड़े से बड़े चुनाव में लोगों को हराने की साजिश चल रही है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में जो माहौल था, कोई भी बड़े से बड़ा तुर्रम खां इस बात को मान रहा था कि काफी पास की लड़ाई होगी, लेकिन एक तरफा स्वीप होने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जबरदस्त तरीके का झोल हुआ है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को मामले पर सचेत रहने की जरूरत है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें मिलती है 20% वोट शेयर इकट्ठा करके, और आरजेडी को केवल 25 सीटें मिलती है, जबकि उनका मत प्रतिशत 2.99% ज्यादा था दोस्तों, यानी टोटल 22% के आसपास मतदान प्रतिशत था राष्ट्रीय जनता दल का, यानी बीजेपी से ज्यादा था। इसके बावजूद कम सीटें, बहुत कम सीटें मिली है दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल को। अब इसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, स्ट्राइक रेट बीजेपी का इतना ज्यादा है 90% के आसपास, ये कैसे संभव है? किसी भी चुनाव में दोस्तों 90% का स्ट्राइक रेट होना अपने आप में
असंभव जैसी स्थिति है। इसके बावजूद बीजेपी कभी महाराष्ट्र में उसका स्ट्राइक रेट 80-90% के आसपास होता है और अब यहाँ पर भी 80-90% के आसपास स्ट्राइक रेट है, इसीलिए कहीं ना कोई कुछ ना कुछ बड़ा झोल है दोस्तों। साथ साथ आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक रैली बुलाते हैं और एक तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा होता है दोस्तों। नरेंद्र मोदी गमछा घुमाकर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं दिल्ली में, लेकिन बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जिस दिल्ली में ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं दोस्तों, वहां पर 3-4 दिन पहले ही एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें 13 लोगों की जान चली जाती है। यानी मोदी को उन लोगों की इतनी भी नहीं पड़ी दोस्तों कि दिल्ली के ही लोग थे, दिल्ली में ही उनकी जान चली गई, तो 4 दिनों में क्यों उत्साह मनाया जाए, इसको टाल दिया जाना चाहिए था 2-4 दिन। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जिनकी जान गई उसकी परवाह किए बिना इस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मोदी को लगता है कि वो सेलिब्रेशन करेंगे तो लोग भूल जाएंगे कि दिल्ली में लाल किले पर क्या हुआ था। अगर आप भी मानते हैं कि लाल किले पर जो अटैक हुआ वो साफ तौर पर भारत पर किया गया एक गंभीर अटैक है, जिस पर मोदी और अमित शाह को जवाब देना चाहिए। और इस तरीके की जो हरकतें की जा रही है दोस्तों और नाच गाना करके मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता भूलेगी नहीं, ये काफी गंभीर मामला है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की एक बड़ी भूमिका महागठबंधन के अंदर अब होने वाली है दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सीमांचल के बेल्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने यह दिखा दिया कि उनकी पार्टी पिछली बार 2020 के चुनाव में तुक्के से चुनाव नहीं जीती थी, बल्कि उनकी पार्टी का अच्छा खासा समर्थन है। दरअसल दोस्तों सीमांचल क्षेत्र में इस बार फिर से 5 सीटें AIMIM जीत गई है दोस्तों, और 5 सीटें उन्होंने जो जीती है वो पिछली बार से अलग जीती है। यानी इस बार नए चेहरों को टिकट दिया उन्होंने और जो नए चेहरे हैं वो जीत कर आ गए, क्योंकि ओवैसी का समर्थन मिला हुआ था। तो इससे पता चल रहा है कि अब सीमांचल क्षेत्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एक बड़ी भूमिका होगी और पार्टियां उनको इग्नोर नहीं कर सकती है। ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आज जारी नतीजों के अनुसार AIMIM ने अब तक बिहार में 5 सीटें जीती है। ओवैसी ने कहा कि मैं बिहार की जनता को हमारे उम्मीदवारों के समर्थन और वोट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। AIMIM के सभी कार्यकर्ता और उनके समर्थकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने दूसरी जो विपक्ष की पार्टियां हैं दोस्तों, उनको वोट कड़वा पार्टी बताकर अब निशाना साधना शुरू कर दिया है। वैसे भी सीमांचल क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का अपराइज हुआ है दोस्तों, ऊपर की और संगठन बढ़ा है और समर्थन पार्टी को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब उनका हक भी बनता है कि अब वो दूसरी पार्टी को फटकार लगाए। जो लोग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट कटवा पार्टी बता रहे थे, ऐसे में दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ में AIMIM के साथ में गठबंधन तो करना पड़ेगा, वरना कई सारी पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ेगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता शशि थरूर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हार की समीक्षा होनी चाहिए। बिहार चुनाव में अब तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर मजबूती से लड़ती दिखाई दी दोस्तों। बाकी पार्टी को टोटल 6 सीटें जरूर मिल गई, लेकिन 2 सीटें जहां पर एक तरफा पार्टी को जीत मिली, बाकी 4 सीटों पर जबरदस्त स्ट्रगल रहा। पहले कांग्रेस पार्टी 19 सीटें जीती थी दोस्तों, इस बार केवल 6 सीटों पर निपट गई। ये काफी ज्यादा बुरी स्थिति है। 61 सीटें लड़ने के बाद अगर केवल 6 सीटें जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ भयावह मिस्टेक हो रहा है, जिस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा पार्टी का विस्तार करने के लिए, और राहुल गांधी को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। बिहार में क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ में गठबंधन किया जा सकता था, ये एक ऐसी चर्चा है दोस्तों जो शुरू से जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा होशियार होते हैं, उनको पता नहीं होता कि करना क्या है। इसके बावजूद अपना दिमाग लगाते हैं और बिहार की राजनीति को जानते नहीं है। कुछ लोग हैं कांग्रेस पार्टी में बिहार के अंदर जो अपने हिसाब से निर्णय ले रहे थे और उसी निर्णय का नुकसान पार्टी को हुआ है। हालांकि SIR ने जो कांड बिहार के चुनाव में किया है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस ADAG ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को एक नया समन जारी किया है दोस्तों। ED ने अनिल अंबानी को समन जारी करते हुए सोमवार को बैंक फ्रॉड मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए बोला है। ED ने समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर पूछताछ करने के लिए अनिल अंबानी को 14 नवंबर को फिर से तलब किया है। सूत्रों की माने तो पिछले समन का जवाब देने में अनिल अंबानी को शुक्रवार तक का मौका दिया गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अब उनको अगला टाइम दिया जा रहा है। अनिल अंबानी को ED के द्वारा जो लगातार समन अब भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं अब दबाव के बाद कोशिश की जा रही है कि अनिल अंबानी के ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि भाजपा सरकार पहले अनिल अंबानी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार दिखाई दे रही। राहुल गांधी शुरू से ही अनिल अंबानी के डिफॉल्ट होने, यानी अनिल अंबानी के पास पैसा नहीं है, इस बात का राज खोलते आए हैं और अब जाकर आखिरकार एक्शन लेना पड़ा है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। सासा उदित राज कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कहा राहुल गांधी के सोशल जस्टिस का फेल करने के लिए SIR और EVM का दुरुपयोग चल रहा है। बिहार चुनाव
चुनाव में जो कुछ भी हुआ ये मनुवादी चाल है ताकि कांग्रेस असली मुद्दों से भटक जाए। कांग्रेस पार्टी असली मुद्दे छोड़ दे और दलित, ओबीसी और आदिवासी इससे ना जुड़ पाए, कांग्रेस पार्टी से ना जुड़ पाए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और 5 साल तक लगातार बिहार में मेहनत करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी ईवीएम को लेकर गंभीर सवाल खड़ा किया। दोस्तों उन्होंने बताया कि मेरे परिवार के लोगों ने मुझे वोट दिया, मेरे जान पहचान के लोगों ने मुझे जमकर वोट दिया, इसके बावजूद मेरे पास वोट नहीं पहुंचा तो ईवीएम के अंदर ही जबरदस्त तरीके का मैनिपुलेशन हुआ है। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी कोई दोस्तों ऐसी नहीं है कि ऐसा ही मुंह उठाकर चुनाव लड़ने के लिए आ गई हो। उनके पिता भी एक बड़े राजनेता थे। इसके बाद उन्होंने खुद भी भविष्य बिहार की राजनीति में तलाशने की कोशिश की दोस्तों। 2020 का चुनाव लड़ा, फिर उनको समर्थन नहीं मिला तो 5 साल तक लगातार काम करते रही। अब 2025 में उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको बहुत कम वोट मिला दोस्तों, नंबर 6 नंबर 8 पर रही। इससे पता चल रहा है कि 5 साल मेहनत करने के बावजूद उनको वोट नहीं मिला और पुष्पम प्रिया चौधरी ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा किया है दोस्तों। तो काफी सेंसिटिव मामला है क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों से पढ़कर आए हैं, अगर उनको ईवीएम और पूरी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात एकदम जेन्युइन है कि इस पर जोर शोर से आवाज उठाया जाना चाहिए। पुष्पम प्रिया चौधरी की बात का आप समर्थन करते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पप्पू यादव बोले, कहा फारबिसगंज में निर्वाचन प्रमाण पत्र दे दिया गया है। फिर चनपटिया और वाल्मीकि नगर में कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अभिषेक रंजन जी और सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी को जीत मिलने के बाद भी निर्वाचन प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा? यह कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली बातें हैं। वोट चोरी करने वाले लगातार वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन रात केवल इनका एक ही काम होता है। ऐसे और भी कई मामले सामने आए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि आखिर आप क्या समझते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। क्या जो नतीजे आए हैं वो बिना SIR के पॉसिबल है? 65 लाख लोगों का नाम काटना ये अपने आप में एक तरीके से चुनाव की पूरी परिदृश्य को बदलने जैसा मामला है। लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।